हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस बिजनौर। मैं सावन कुमार शर्मा सक्सेस क्लासेस बिजनौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है। अब इस समस्या से क्यों डील करना पड़ता है? क्योंकि उन्हें ग्रामर के साथ में बहुत बड़े इशूज़ होते हैं। उस इशू को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो यूनिट 1 में आपका जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें टॉपिक्स हैं अप्लाइड ग्रामर, यानी कि आप ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर में कुछ भी हो सकता है, वो आपके टेंसेज हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एनीथिंग वो आपसे पूछ सकता है ग्रामर के भी। इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नेक्स्ट टॉपिक है। फिर सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम से रेज हो सकता है। आगे प्रोफिक्स एंड सफिक्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, होमोनियम्स, न्यू वर्ड फॉर्मेशन एंड सिलेक्ट वर्ब पावर। आगे की तरफ चलते हैं। आपका सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम अपना एक एक टॉपिक इस स्लाइड में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का आप जैसे कि मीनिंग समझ सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना, एक टर्म से दूसरे टर्म में ट्रांसफर कर देना। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? Transformation of sentences is the process by which sentence in a particular form is transferred to another form without changing or without altering the meaning। यानी कि आप किसी एक सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसका मीनिंग बिना चेंज किए, बिना मीनिंग बदले। जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ के आए होंगे आप लोगों ने, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा। तो आपका कोई सेंटेंस किस में लिखा होता था? एक्टिव में लिखा होता था, और आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते थे? पैसिव में कन्वर्ट कर देते थे। तो सेंटेंस तो आपका वही रहता था, बट मीनिंग बदल जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही लाइक माई सजेशन, उसे मेरे सजेशन पसंद है, मेरे सुझाव पसंद हैं। अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म किस तरीके से किया? ही लाइक वॉट आई सजेस्टेड, उसको वो पसंद है जो मैं सजेस्ट करता हूं। भाई तरीका तो वही है। उसने पहले क्या कहा? ही लाइक्ड माई सजेशन, उसको मेरे सजेशन, मेरे सुझाव पसंद है। फिर उसको मैंने चेंज किया, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, उसे वो पसंद है जो मैं सजेस्ट करता हूं। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही बदल रहा है, एक ही है, बट सेंटेंस आपका क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्म हो गया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हिज मनी वॉज नॉट यूजफुल टू मी, उसका पैसा मेरे लिए उपयोगी नहीं है। अब इस सेंटेंस को भी ट्रांसफॉर्म किया हम लोगों ने। किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया? द मनी विच ही गेव मी वॉज नॉट यूजफुल टू मी, वो पैसा जो उसने मुझे दिया वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। पहले क्या कह रहा था वो? कि उसका पैसा मेरे लिए उपयोगी नहीं है, पैसा तो उसी के पास है मगर मेरे लिए उपयोगी नहीं है। बट सेकेंड सेंटेंस में क्या कहा उसने? कि पैसा जो उसने मुझे दिया अब मेरे पास आ गया, बट वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। दोनों टर्म में क्या है? द मनी इज नॉट यूजफुल फॉर मी, पैसा मेरे लिए यूजफुल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, बट मीनिंग वही निकल के आया कि जो मनी है आपका वो यूजफुल नहीं है। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मी है। किसके लिए? मेरे लिए, यानी कि सब्जेक्ट के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेंटेंस। सो व्हाट इज सेंटेंस एक बिग क्वेश्चन मार्क है। अक्सर हम लोग जान नहीं पाते, हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड अ सेंटेंस। सो फर्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट इज सेंटेंस। अ सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह है। अगर हिंदी में बात की जाए आपसे कि शब्दों का, यानी कि वर्ड्स, आपके वर्ड्स का एक समूह है। क्या है वर्ड्स का एक समूह? सेंटेंस। और कैसा एक समूह है? जिसका कोई सेंस निकल के आता हो। अगर कोई सेंस नहीं निकलेगा देन वी कैन नॉट से दैट इट इज अ सेंटेंस। और अगर हम दूसरे वे में डिफाइन करने जाएं
तो हाउ वी कैन डिफाइन द सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। आपका सेंटेंस क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, और जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में क्या है कि एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने वाला क्या होगा आपका, जो वर्क करेगा वो होगा सब्जेक्ट, और जो वर्क होगा आपका किया जाएगा वो क्या होगा? वर्ब। अगर वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं होंगे देन इट कैन नॉट बी अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन आगे क्रिएट होगा जो कि भाई अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो तो क्या वो एक सेंटेंस नहीं होगा? तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। होगा, बट कैसे होगा वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है सेंटेंसेस की। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी आर डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। इट इज अ सब्जेक्ट, तो इट इज अ सेंटेंस एंड देयर इज अ सब्जेक्ट वी एंड dancing, that is a verb, and there is a helping verb are. सेकेंड सेंटेंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो he is eating the food, वह खाना खा रहा है। तो these are the examples of sentences. Now we will move towards the next slide, types of sentences. आप लोगों को ज़्यादातर लोग पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, बट आपको ओवरव्यू देके निकल जाएंगे। मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज को अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दोनों तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन? अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंसेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव और असर्टिव। अफर्मेटिव और असर्टिव किस तरीके का सेंटेंस हो सकता है? ये इस तरीके का सेंटेंस आपका हो सकता है जिससे पॉजिटिविटी क्रिएट हो या पॉजिटिविटी का सेंस हमें दिखाई दे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, ही ईट दी फूड, वह खाना खाता है ना? क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपको, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड वन की तरफ अगर हम पहुंचे तो सेकेंड वन है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, है ना? दैट इज क्वेश्चन मार्क, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आप इंट्रोगेटिव को कहें तो इंट्रोगेटिव को सेकेंड वर्ड में हम एक चीज और कह देते हैं कि डब्ल्यू वर्ड, है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके किस तरीके के होते हैं? डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड क्यों कह देते हैं? क्योंकि ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुज, ऐसा नहीं कि डब्ल्यू के अलावा भी अलग नहीं होते, बट जो मेजॉरिटी होती है क्वेश्चंस में वो किसकी होती है? डब्ल्यू वर्ड की होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपसे पूछ सकते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, अक्सर बच्चे भी पूछ लेते हैं, हु आर यू। बच्चे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर बात की जाए तो क्या होता है वो क्वेश्चन में? हु आर यू, आप कौन है ना? तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक तरीका है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका क्या है? एक पार्ट है। आगे बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी बात होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, कैसे हम जाने व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि जब आपको कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस ऑर्डर की टर्म में जा रहा हो, है ना, उससे सेंस निकल रहा हो कि इसका ऑर्डर का, देन इट विल कॉल एज इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कहते हैं क्या? शट द डोर। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे घर में चलता है, हमारे ऑफिसेज में चलता है, हमसे पूछा जाता है ना? हमारा कोई सुपीरियर है तो वो क्या बोलेगा हमको? शट द डोर, है ना? सिट डाउन। तो किस तरीके से जा रहा है? ये ऑर्डर की टर्म में जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है हमको, है ना? ही इज सेइंग शट द डोर। तो जिन सेंटेंसेस से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिनसे ऑर्डर निकल रहा हो, आज्ञा आ रही हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो, है ना? केवल ऑर्डर ही नहीं, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है?
रिक्वेस्ट आ रही हो, तो ऐसे सेंटेंसेज आपके क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं अक्सर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आपके पहुंचते हैं तो व्हाट इज नेक्स्ट सेंटेंस, तो नेक्स्ट सेंटेंस का जो टाइप है आपका वो है एक्सक्लेमेटरी। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी साइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में हम अपनी पूरी लाइफ जीते हैं, है ना, पूरी लाइफ को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ डील करते हैं, और एक साइन हमारी लाइफ में बड़े शानदार तरीके से लगा होता है, और व्हाट इज इट, एक्सक्लेमेटरी साइन। इफ वी आर हैप्पी then we are exclaiming that what, hooray. If we are sad then we use the word alas. और इन सब वर्ड के साथ आगे हमारा एक साइन लगा होता है, और वो साइन क्या है आपका, एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन आपको क्या दिखा रहा है कि आपकी खुशी, आपका दुख, दोनों चीजें आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी हैप्पीनेस यानी या आपकी सैडनेस, आपका दुख और आपकी खुशी दोनों को एक्सप्लेन कर पाए, वो क्या, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बात करें, जैसे मैंने हुरे वाला वर्ड यूज किया था, हुरे वी वन द मैच, हुरे वी वन द मैच, ठीक है। मैंने कहा कि क्या, हुर्रे, एंजॉय कर रहे हैं, हुर्रे वी वन द मैच। अगर दुख की बात होती है अलास, है ना, यानी कि व्यक्ति को दुख हुआ, उसने कहा अलास ही डाइड, वह मर गया, दुख हुआ। तो एक्सक्लेमेटरी आपके सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं जो आपके दुख और आपकी खुशी के एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, आपके सामने इलेबोरेट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत कम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही हो हमें जिसमें प्रे, है ना, आपके लिए कोई प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विश, है ना, आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, विश कर रहा है आपको, ये सारी जितने भी आपकी चीज़ें निकल के आती हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में निकल के आती हैं। जैसे आपके लिए किसी ने प्रार्थना की, है ना, यूजुअली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना, एक दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, या है ना, तो जब अच्छा सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं, तो प्रे करेंगे। अदरवाइज आप छोड़ें कि एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो एक 3 ईयर और 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड आपके लिए क्या करता है, पहुंचता है और सबसे पहले आपको कहता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर। तो दीज आर द विशेज। तो दीज विशेज कम अंडर द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एंड अगर हम बात करें प्रे की, तो प्रे की अगर बात करने जाएं तो कोई भी स्टूडेंट हो आपका या कोई भी आपका वेल विशर हो तो सबसे पहले कहेगा कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है। क्या वर्ड यूज करता है आपके लिए, गॉड ब्लेस यू। और किसी टेंपल में आते हो तो टेंपल में विश करता है कि हे गॉड प्रोवाइड हिम सिंपैथी, प्रोवाइड हिम स्ट्रेंथ, प्रोवाइड हिम पावर। तो वो क्या कर रहा है आपके लिए, प्रे कर रहा है। तो जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं प्रे, विश, दोज आर द सेंटेंसेस बिलोंग्स टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आप लोगों को मैंने स्टूडेंट्स सबसे पहले जानकारी इन 5 प्रकार के जो आपके अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हैं उन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की दे दी है। सबसे पहले असर्टिव, मैंने बताया आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, देन इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड वन इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैडनेस और इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड लास्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मैंने आपको बताया कि व्हेन वी प्रे और वी विश समथिंग टू समवन एंड समथिंग फॉर समवन, दो sentences called optative sentences. Now we move towards the
another type of sentences which is according to structure. तो आपके जो सिलेबस में है AKTU के सिलेबस में, तो AKTU के आपके सिलेबस में यही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपके 3 टाइप्स के सेंटेंसेज हैं आपके. फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकेंड वन कंपाउंड एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स. तो इन तीनों को हम डीप में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. तो उसके लिए मैं आपको स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं. आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आने से पहले आपको मैं एक आइडिया दूंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, आपको सेंटेंसेस जो आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट वाले तीनों टाइप, उन 3 टाइप से पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना. सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो बच्चों कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो उस सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं मान पाएंगे, है ना. अब सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस क्या होगा आपका, कंप्लीट नहीं होगा. सब्जेक्ट हो क्या सकता है, व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो सकता है आपका ही, सी, है ना, राम, है ना. कोई भी आपके ये क्या हो सकता है, ये इट कैन बी अ सब्जेक्ट. वर्ब, क्रिया, वर्ब. जब वर्ब नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके सेंटेंस में हो क्या रहा है ना. वर्ब तो नेसेसरी है हमारी लाइफ में भी. वर्ब नहीं होगी देन वी कैन नॉट सर्वाइव. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, कर्म. अब इन तीनों से पूरा एक सेंटेंस बन जाता है अगर आपसे बात की जाए तो. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात की जाए, ही ईट द फूड. ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यूज किया था, ही ईट द फूड. तो आपकी ही की बात की जाए तो ही क्या है आपका, अगर ही की बात करने जाए यहां पर, ही की बात करने जाए, व्हाट इज ही. He is subject. And what is eat? It is verb. And what is food? Food is object. Food is object. So these are the 3 main points which complete a sentence. आगे बात करते हैं फ्रेज. फ्रेज क्या होती है. अगर फ्रेज की बात की जाए, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है अक्सर आपके एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज. आपके फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस होगा अगर दोनों की बात करने जाए. ठीक है, तो बेटा देखो फ्रेज कब होगा, कोई भी वर्ड फ्रेज तब होगा जब उसके अंदर आपके सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे. जैसे अगर एक सेंटेंस लिख दूं मैं आपको, मैंने लिख दिया आपको गुड मॉर्निंग. अब आपके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस तो पूरा है गुड मॉर्निंग, बट देयर इज नो सब्जेक्ट एंड देयर इज नो वर्ब. ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना ये वर्ब है. तो ये क्या है आपका फ्रेज कहलाता है. इसमें ऐसा सेंटेंस जो कंटेन नहीं करता किसको, ना ही आपके सब्जेक्ट को और ना ही वर्ब को. लिखा भी है इसमें नॉट कन्वे द कंप्लीट आइडिया. आपको पूरा आइडिया प्रोवाइड नहीं करा रहा है फ्रेज. आगे बात करने जाएंगे, अगर क्लोज की बात करें, क्लोज क्या करता है आपको, क्लोज आपको कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड करता है बच्चों. आपको जो आपका ये क्लोज है ये आपको क्या करता है, कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड कराता है. कैसे, बिकॉज इट कंटेन बोथ द पार्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट इज नेसेसरी टू बी अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोज. इफ it has not subject and verb then it will be phrase. हिंदी में मैं आपको और जनरल तरीके से बता देता हूं कि अगर आपके किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो आपका कहलाएगा क्लोज. और अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं देन वो क्या, सॉरी मैं सेंटेंस को फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो आपका फ्रेज कहलाएगा. और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अवेलेबल हैं तो वो आपका क्लोज कहलाएगा. और वो क्या कहलाएगा आपका कंप्लीट सेंटेंस. जैसे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर. वह फ्लोर पर नाच रहा है. तो ये आपका कैसा सब्जेक्ट है, ये क्लोज है आपका पूरा. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट भी है
और इसमें आपका वर्ब भी है, दोनों चीजें निकल के आ रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें आप तो कॉम्प्लीमेंट्स तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अक्सर हम वर्क किस चीज़ के लिए करते हैं, हमसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स प्रेज, है ना, अच्छा, है ना, कोई हमारी तारीफ करेगी, वाह व्हाट अ वंडरफुल वर्क, है ना, तो ये सारे क्या हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो अगर बात करने जाएं आपसे, जैसा कि मैंने अभी डिटेल में बात की है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड व्हाट आर दोज। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज वर्ब, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ वन इज फ्रेज, फिफ्थ वन इज क्लॉज एंड फिफ्थ वन नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्स। ये सारे पार्ट्स आपके मिलके बनाते हैं किसको, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सॉफ्ट स्किल के, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं अगर आपके, है ना, हाउ वी कैन डिफाइन अ सिंपल सेंटेंस। लिखा हुआ है आपके सामने, सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंटेनिंग ओनली वन क्लोज और मोर स्पेसिफिकली एन इंडिपेंडेंट क्लोज विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब देखो बहुत अच्छी बात निकल के आई यहां पर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो चीजें आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूं। जैसे पहला आपका सेंटेंस है यू वर सिक टुडे, तो यहां पर जो यू है आपका वो क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट, और जो आपका रिमेनिंग सेंटेंस है वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। अदर देन सब्जेक्ट, सारी चीजें आपकी प्रेडिकेट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस की हम बात करने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कंटेन करता है क्या, एक क्लोज, वन क्लोज, है ना, वन क्लोज है, देखो बेटा पूरा वन क्लोज है, पूरी इंडिपेंडेंट क्लोज लिखी हुई है, क्या, यू वर सिक टुडे। क्लोज क्या है, सब्जेक्ट भी है उसमें और आपकी वर्ब भी है। सेकेंड अगर देखें, ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम खा रहा है, तो ये भी क्या है आपका एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब भी अवेलेबल है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है आपको, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करना पड़े तो आप लिख सकते हैं अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस which contain complete information in a single or only independent clause। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम जाते हैं तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। और व्हाट इज दिस, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड पता लग रहा है हमें, कंपाउंड मिलकर बना हुआ, कंपाउंड जोड़ देते हैं ना अक्सर, कहते हैं कि हिंदी में यौगिक, मिलकर बनाया गया है। तो अगर आपके कंपाउंड सेंटेंसेस को मैं अगर डिफाइन करने जाऊं बच्चों, तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज से मिलकर बनता है, यानी कि दोनों क्लोज आपकी कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी। इसको आप रट लेंगे, एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज। और दोनों किस तरीके से कनेक्टेड होंगी वो आप देखेंगे, किस तरीके से कनेक्टेड होंगी। फर्स्ट वन इज अ कोमा, एक कोमा की, ठीक है, और वो कोमा कैसा होगा कि वो फॉलो कर रहा होगा किसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। सेकंड क्या होगी, अ सेमीकोलन। अब सबसे बड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि what is the sign of a comma, it is the sign of a comma, and what is the sign of a semicolon, it is the sign of a semicolon। दोनों को हम यूज करेंगे, जब दोनों को यूज करेंगे then we can identify the compound sentences। एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। फर्स्ट वन इज आई हैव अ पैट डॉग। देखो बच्चे, एक सेंटेंस पूरा हो गया, आई हैव अ पैट डॉग, एक इंडिपेंडेंट आपका क्लोज यहां पर कंप्लीट हो गया। सेकंड की तरफ चलेंगे,
हिज नेम इज फ्लफी, उसका नाम फ्लफी है। तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपके ये दो आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं जिनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके क्या बना देना है, कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। ये भी सिंपल सेंटेंस है आपका फर्स्ट, और सेकंड भी आपका सिंपल सेंटेंस है। इनको दोनों को ऐड कर देना। आप दोनों को ऐड किया मैंने, और किस टर्म में ऐड किया आपको देखिएगा आप, आई हैव अ पेट डॉग एंड हिज नेम इज फ्लफी। यहां पर कोमा लगाया आपका, और कोमा लगाने के साथ साथ में एंड क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो आपकी वर्ड आपकी यूज की थी यहां पर, अभी तक आप कंफ्यूज थे, जो मैंने आपको नहीं बताया था, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड। कोमा और एंड के साथ में सेंटेंस को आपके मैंने जोड़ दिया है। वही बात हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की, उसने क्या लिखा कि कंपाउंड सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान कि देयर विल बी अ कोमा विद इन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लोज। दो स्वतंत्र क्लोज के बीच में, दो स्वतंत्र सेंटेंस के, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बीच में आपके क्या होगा, कोमा होगा। तो पहला सेंटेंस क्या था, आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। हिज नेम इज फ्लफी, दूसरा सेंटेंस ये था उसका नाम फ्लफी है। आगे चले हमने इनको कंबाइंड किया, आई हैव ए पेट डॉग, कोमा, कंपाउंड सेंटेंस की फर्स्ट पहचान, कोमा, एंड हिज नेम इज फ्लफी, और उसका नाम क्या है, फ्लफी है। तो ये आपका क्या हुआ, पहला एग्जाम्पल आपका किसका हुआ, कंपाउंड सेंटेंस का। आगे की तरफ मूव करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका बच्चों। तो दूसरे एग्जाम्पल, अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से और मैंने यहाँ पे दिखाया है। किस तरीके से दिखाया कि अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर कोमा नहीं लगाएं और सेमी कॉलन लगा दें तो हमें एंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सेंटेंस फिर भी वही सेंस देगा। जैसा कि यहाँ पे क्या किया है, आई हैव अ पेट डॉग, सेमी कॉलन, हिज नेम इज फ्लफी, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम फ्लफी है। कोमा लगाया तो हमने एंड यूज़ किया उसमें, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और बात की किस चीज़ की, अगर हमने सेमी कॉलन लगाया तब हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बात करते हैं अब नोट। अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस आप डिफाइन करेंगे तो आप किस तरीके से बाद में उसको नोट डाउन या याद रखने वाली आपकी कौन सी चीज़ है वो आप देखेंगे कि बच्चों कंपाउंड सेंटेंसेस में आपके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर होंगी। क्या, इट नीड्स एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, इसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट होंगे, एंड 2 वर्ब्स, 2 वर्ब होंगी, है ना। अगर 2 वर्ब नहीं होंगी और 2 सब्जेक्ट नहीं होंगे तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी याद रखने वाली बात है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये नोट लास्ट में डाल दिया है। आगे की तरफ मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा महाभारत है। बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि सर मैं कैसे डिफाइन करूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आपको मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस बताया कि कोमा एंड सेमी कॉलन। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सेंटेंस दैट कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट क्लोज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लोज। समझ रहे बच्चों, एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरी डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि एक क्लोज के ऊपर दूसरी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, जैसे कि हम लोग जब तक बड़े नहीं होते तो हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारे गार्जियन क्या है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं और हम डिपेंडेंट क्लोज हैं। अगर हम उस रिलेशन को देखें तो वो रिलेशन किस चीज का है, हमारे और गार्जियन के बीच में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल की टर्म में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, while I am a passionate basketball fan, I prefer football। उसने कहा कि जबकि मैं बास्केटबॉल का एक पैशनेट फैन हूं। पैशनेट फैन का मतलब बिल्कुल डेडली मुझे भाई पसंद है एकदम बास्केटबॉल, फिर भी आई प्रेफर फुटबॉल, मैं फुटबॉल को प्रेफर करता हूं, है ना भाई। डिपेंडेंट हो गया ना किसके ऊपर, देखो आई के ऊपर। दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, आई के ऊपर। ठीक है, कि भाई मैं बिल्कुल फ्री हूं किस चीज के लिए, कि मेरे को पसंद है बास्केटबॉल, बट
फुटबॉल मैं प्रेफर करता हूं। ठीक है, फुटबॉल भी मुझे पसंद है। आई के ऊपर चीजें डिपेंड कर गई। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ऑल्दो शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट, कोमा शी फेल्ड ऑल हर एग्जाम्स। उसने कहा यद्यपि, ठीक है, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट, है ना। जैसे क्लास टीचर कह देते ना कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसी तरीके से उसने कहा कि यद्यपि वो स्मार्ट है, फिर भी सी फेल्ड इन ऑल हर एग्जाम्स, वह अपने सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई। भाई स्मार्ट कौन है? वो लड़की। फेल कौन हुआ? वो लड़की। भाई स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब ये थोड़ी है कि वो इंटेलिजेंट है। स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों में अंतर हो जाता है ना। भाई स्मार्ट तो कोई भी हो सकता है। ए थीफ कैन बी अ स्मार्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही इज अ लिटरेट पर्सन और ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो भाई देखो पहला सेंटेंस आपका किस पे डिपेंड, पहले सेंटेंस के ऊपर आपका दूसरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लोज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लोज। दैट मीन्स ऑल्दो शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट, कोमा शी फेल्ड ऑल हर एग्जाम्स, वो अपने सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वैन एवर इट रेन्स, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझा देगा। थर्ड एग्जाम्पल जो है आपका किस तरीके से समझाएगा? वैन एवर इट रेन्स आई लाइक टू बियर माई ब्लू कोट। उसने कहा जब बारिश होती है मैं अपना ब्लू कलर का कोट पहनना पसंद करता हूं। तो ब्लू कलर का कोट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बारिश के ऊपर। अगर बारिश नहीं होगी तो वो ब्लू कलर का कोट नहीं पहनेगा, है ना। उस पर्सन को ब्लू कलर का कोट कब पहनना है? जब बारिश हो। तो वो कह रहा है क्या? Whenever it rains, I like to wear my blue coat। ठीक है, अब आपके बच्चों बहुत देर से आपके माइंड में क्वेश्चन रन कर रहा होगा कि सर बहुत देर से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लोज की बात कर रहे हैं, तो वो है क्या आखिरकार? तो आपको बेटे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज। तो आपका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर? इस एग्जाम्पल को देखेंगे। आई लाइक टू ईट कैंडी बिफोर आई वॉच अ मूवी। उसने कहा मुझे कैंडी खाना पसंद है या मैं कैंडी खाना पसंद करता हूं। कब? मूवी देखने से पहले। हाँ, तो भाई देखो पहले सेंटेंस को देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? आई लाइक टू ईट कैंडी, पूरा सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि मैं कैंडी खाना पसंद करता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है आपका? बिफोर आई वॉच अ मूवी, आई वॉच अ मूवी, बिफोर आई वॉच अ मूवी, मूवी देखने से पहले। तो मूवी देखने से पहले आपका सेंटेंस क्या है? ये अधूरा हो गया। पूरा कब होगा? जब हम इस सेंटेंस के साथ में ऐड कर देंगे। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता भाई, मैं तो फ्री हूं। लाइक इंडिया, इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इसी तरीके से क्या है? आई लाइक टू ईट कैंडी, मैं कैंडी खाना पसंद करता हूं, स्वतंत्र हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। बट वो क्या कह रहा है? बिफोर आई वॉच अ मूवी, मूवी देखने से पहले। तो डिपेंड कर गया भाई कैंडी खाने पे, है ना। कैंडी खाने पर मूवी देखना आपका डिपेंड कर गया। वो अगर कैंडी खाएगा तो मूवी देखेगा, कैंडी नहीं खाएगा तो मूवी नहीं देखेगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है, बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोजेस क्या हैं, तो वो इसी तरीके की हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम्स में मान के चलें कि ये फर्स्ट यूनिट से आना चाहिए, 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन और आपका 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है भाई? इन दोनों ने अपने बीच में एक एग्रीमेंट कर रखा है। सब्जेक्ट और वर्ब ने क्या एग्रीमेंट किया है? तो एग्रीमेंट किस टर्म पे किया है? एग्रीमेंट किया है इन्होंने नंबर्स की टर्म्स पर, पर्सन की टर्म पर और टेंस की टर्म्स पर। तीन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता हो गया है भाई। किस तरीके का समझौता हुआ है? नंबर की टर्म में, पर्सन की टर्म में और टेंस की टर्म में। आप लोग अक्सर इतने सारे टेंसेज पढ़ते हुए आए हैं, 12th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारे टेंसेज पढ़े हैं। तो उन टेंसेज में सबसे पहली बात करते हैं किसकी? नंबर की। किस तरीके के नंबर होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर होते हैं आपके पर्सन,
बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है, हमेशा बात होती है पर्सन की। तो पर्सन किस तरीके के होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ये पर्सन्स हैं, इन सब की बात हो रही है। आगे उसने क्या कहा आपका तीसरा? टेंसेज। टेंस तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, रटते हुए आपको इतना टाइम हो गया। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि भाई प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर आपका क्या डिपेंड कर रहा है? वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट या सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करने जाएंगे तो लिखा हुआ है, देखो आपको ऊपर की लाइन उसी के टर्म पे समझाऊंगा। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब देखो ही का एग्रीमेंट किसके साथ में हो गया? इज के साथ में। क्यों हुआ? क्योंकि ही क्या है? ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। व्हाट इज ही? ही इज सिंगुलर नंबर। एंड और सिंगुलर नंबर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? इज। भाई सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, और अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की जगह आपने यूज किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों को पता है कि ही सी इट दे, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। ये वही कंडीशन आपकी डिफाइन कर रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। यानी कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आ गई है। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि वी, तो उसके साथ में आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। वी आर ईटिंग द फूड। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? कि आपका सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ में क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगी, जैसा कि यहां पे दिखा दिया, क्या? आर। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन नंबर, पर्सन एंड टेंसेस। अब टेंस क्यों कहा भाई? नंबर और पर्सन से तो पता चल जाता। टेंस क्यों कहा? टेंस इसलिए कहा क्योंकि हमारा एक चमत्कारी इंसान है हमारे पास में, आए। ये हमारी सारी करी कराई मेहनत पर पानी फेर देता है ना। क्या कहता है आए? कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, कुछ आपके टेंसेस के अंदर आए क्या होता है? प्लूरल टर्म में यूज होता है। तो जब प्लूरल टर्म में यूज होता है इसलिए आपको आई को हमने क्या किया है? फर्स्ट पर्सन में डाला है। अक्सर बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो तो आई के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि आई को कहाँ प्लूरल में यूज करें और कहाँ सिंगुलर में यूज करें। तो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, बट मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको आपको समझा देता हूं। तो फर्स्ट वन इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या होगी? आपकी सिंगुलर होगी। जैसे सी राइट्स एवरीडे, वह प्रत्येक दिन लिखती है। तो देखो यहाँ पे राइट्स यूज हुआ है, ठीक है। तो राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है, तो राइट्स क्या है? आपकी सिंगुलर वर्ब है। और आपका सी आपको पता ही है कि सी भी क्या है? सिंगुलर ही है। जब सी सिंगुलर है तो आपका इसके साथ में राइट्स यानी कि वर्ब भी कैसी यूज हुई है? सिंगुलर यूज हुई। सेकेंड की तरफ चलते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। उसने कहा कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। कैसे? दे राइट एवरीडे, वे प्रत्येक दिन लिखते हैं। दे क्या है आपका यहाँ पर? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। और आपका राइट भी क्या है? आपका प्लूरल वर्ब है। अगर इसके आगे एस लग जाता तो ये सिंगुलर हो जाता, बट क्योंकि हमारे पास दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज अ टर्म राइट। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। उसने कहा कि जब एक सॉरी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब वो क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा है, वो प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। तब आपका ये टर्म कैसी कहलाएगी?
प्लूरल कहलाएगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। आपने यहां देखा होगा बच्चों कि देखो दो आपकी नाउन यूज हो गई हैं या दो प्रोनाउन यूज हो गई हैं, ठीक है। तो इन दो प्रोनाउन के बीच साथ में उसने क्या कर दिया है, आपका प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है। और प्लूरल वर्ब क्या है आपकी, राइट एवरीडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, उसने कहा डॉक्टरल स्टूडेंट और कमेटी के मेंबर्स डेली लिखते हैं, है ना, प्रत्येक दिन लिखते हैं, ठीक है। इसलिए उसने क्या यूज किया यहाँ पे, राइट यूज किया, यानी कि प्लूरल नंबर। तो उसने बताया कि जब हम दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन को यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो उनके साथ में आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका फोर्थ वन। अक्सर बच्चे इसके साथ में कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको ये बताता हूं, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो देखिए बच्चों, आपका क्या है ये फोर्थ वन, उसने कहा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कलेक्टिव नाउन हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तब उसके साथ में हमारी क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास, इनको एज ए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, है ना, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। यहां पे क्या यूज कर दिया उसने, मीट्स। और मीट्स क्या है आपकी, सिंगुलर वर्ब है। उसने कहा कि ग्रुप हर हफ्ते मिलता है, भाई हमारा जो ग्रुप है वो हर हफ्ते मिलता है। तो वही बात, कलेक्टिव नाउन्स को उसने किस तरीके से यूज किया है, एक पर्सन की तरह। किस तरीके से यूज किया कलेक्टिव नाउन को, वन पर्सन की तरह। और किस तरीके से, सिंगुलर में। और जब सिंगुलर में यूज किया तो उसके साथ में उसने क्या लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब को लगा दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको तो नोट कर लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में अगर पूछ लेता है, तो उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। और उस कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा जरूर कि आप कौन सी वर्ब, किस टाइप की वर्ब इसमें यूज करेंगे। तो किस टाइप की वर्ब यूज करेंगे, द ग्रुप मीट्स एवरीडे, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखो टेंसेज, सारे के सारे टेंसेज मैंने आपको दिखाए हुए हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा आपको ओवरव्यू लेना जरूरी है इन टेंसेज का। आपको हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भी मिलेगी। आप हमारी इस क्लास को, सक्सेस क्लास बिजनौर को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों तरीके के पार्ट हैं आपके टेंस के। तो बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कितने तरीके के टेंस होते हैं। तो बच्चों पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अब इन तीनों को भी क्लासिफाई कर दिया फिर किस तरीके से, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बात करें आपके प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में बच्चों सिंपल जो होता है, एक चीज याद रखनी है आपको, सिंपल सेंटेंस के साथ में एस और ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो याद रखने वाली बात है, अगर इसको शॉर्ट टर्म में दिखाया जाए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड कर देते हैं। तो ये आपके प्रेजेंट टेंस की पहचान है, वो भी सिंपल प्रेजेंट की। आगे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम, आर। एम किसके साथ में आता है, आई के साथ में, इज सिंगुलर के साथ में और आर प्लूरल के साथ में। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट के साथ में चलते हैं। तो परफेक्ट में एक सिंपल सी बात होती है कि आपका सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव, एक्सेप्ट आई। आई के साथ में बच्चों हमेशा हैव यूज होगा, ठीक है। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ में इसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं और इसके साथ में हैव यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन और वही फिर सेम थिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। आगे चलते हैं पास्ट के साथ में
तो पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करते हैं। ये ऐसा सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जिसमें बहुत दिक्कत आती है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। किसके साथ में? सब्जेक्ट के साथ में। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये कहते हैं कि क्या कोई भेदभाव नहीं है ना, हमारे लिए सब मानव है। तो ये कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट के साथ में आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो और चाहे प्लूरल नंबर हो, एक्सेप्ट अगर सेंटेंस में आपके सका था सकी थी आ जाए तो कुड यूज होगा सब्जेक्ट के साथ में, और कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। आगे बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में वही सेम सीन है जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, बस एक चीज बदल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी आपकी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? वॉज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब वॉज। और वॉज के साथ में, वॉज किसके साथ में? सिंगुलर नंबर के साथ में, और प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब। ठीक है, बाकी सेम बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ तरह, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। तो देखो भाई, प्रेजेंट ये आपका पास्ट परफेक्ट भी वही कहता है जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट ने कहा कि भाई हमारे पास तो एक ही चीज़ है, हेड, और वर्ब की यूज क्या होगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड, और चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। यहां भी यही कह रहा है कि भाई देखो हमारे पास तो क्या है? हैड बीन है। क्या है? हैड बीन, और हैड बीन और उसके साथ में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड सेंस फॉर आपका समय के अकॉर्डिंग जो भी आता है। फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर सेंटेंसेज आपके क्या कहते हैं? तो फ्यूचर के सेंटेंसेज सिंपल में कहते हैं कि सिंपल में क्या कहता है कि शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। भाई देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जो क्रिएट होगा वो यही होगा कि सर आप हमें वर्ब बता रहे हैं, पूरा टेंसेज नहीं पढ़ा रहे। बच्चों, वन शॉट वीडियो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है, आप पूरी पीडीएफ से इसको आसानी से समझ सकते हैं। बट मैं अगर पूरे टेंस पढ़ाने जाऊंगा तो पूरा का पूरा आपका जो 5 यूनिट मुझे 5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करानी है या 6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करानी है, वो पॉसिबल नहीं है कंप्लीट कराना। तो बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपके कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। तो विल भी, सेल भी यूज होगा, और सेल किसके साथ में यूज होता है? आई और वी के साथ में, और बाकी सबके साथ में विल यूज होता है। विल भी, सेल भी यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना, और भी एग्जाम्पल हैं आपके, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, है ना। आगे चलते हैं, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या इसमें यूज होगा? शैल हैव और विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आपका टाइम तो आएगा ही, है ना, सिंस और फॉर्म टाइम के साथ में यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों, आपका टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट इस सब्जेक्ट का। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया हुआ है? प्रोफिक्स और सफिक्स। बहुत अच्छे से हिंदी में भी पढ़ते हैं, है ना, और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रोफिक्स और सफिक्स। विदाउट प्रोफिक्स और सफिक्स बहुत सारी चीज़ें हमारी अधूरी रह जाती हैं। तो प्रोफिक्स की अगर बात करने जाए तो प्रोफिक्स है क्या है ना, व्हाट इज प्रोफिक्स? अ प्रोफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड। प्रोफिक्स ऐसे वर्ड हैं जो रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं, रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं या पहले ऐड किए जाते हैं। अब रूट वर्ड क्या है? जैसे हमारा, तो देखो बेटे, रूट वर्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका पहले ही रूट वर्ड की बात कर लेते हैं। तो किस तरीके का रूट वर्ड है? मिस। कैसा है? मिस। एक रूट वर्ड है आपका मिस। और मिस को किसके साथ में ऐड कर दिया मैंने? लीड के साथ में। तो मिस क्या आता है यहां पर? प्रीफिक्स। और लीड क्या है आपका?
एक रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड के साथ में जब मैंने इसको यूज किया तो आपका क्या बन गया वर्ड, मिसलीड, यानी कि किसी को भटकाना। भाई पहले क्या था, ये लीड, रूट वर्ड था लीड, लीड करना, आगे बढ़ना। ठीक है, और जब इसके आगे मिस लगा दिया एक प्रीफिक्स तो ये क्या बन गया, मिसलीड, भटका देना, किसी को उसके रास्ते से हटा देना, धोखा देना, दूसरी तरफ भेज देना। जाना था उसको कहाँ, इंग्लैंड, और भेज दिया उसको पाकिस्तान, ये क्या है, मिसलीड। आगे बात करते हैं किसकी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपके, है ना। एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर हम प्रीफिक्स में, एग्जाम्पल के लिए बात करने जा रहे हैं अनहैप्पी, हैप्पी के साथ में अन जोड़ दिया तो अनहैप्पी, हैप्पी था खुश, अनहैप्पी दुखी हो गया भाई, आगे यहाँ दिखाया हुआ है। और बात कर लेते हैं आगे, प्री, प्री यूज किया किसके आगे, फिक्स के आगे, किसके आगे यूज किया, फिक्स के आगे। मैं देखो फिक्स मीन्स क्या था, फिक्स कर देना, यहां क्या था आपका, फिक्स कर देना, किसी भी चीज को लगा देना, फिक्स। अब इस फिक्स के आगे जब आपने यूज किया प्री तो ये क्या हुआ, प्री फिक्स, यानी कि पहले से ही फिक्स। पहले क्या था, आपने फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया कोई चीज, और उसने कहा नहीं भाई पहले से ही फिक्स है, जैसे प्री लगाया तो वो क्या हो गया, पहले से ही फिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रीफिक्स के यहाँ पे दिखा रखे हैं बच्चों, यानी कि प्रीफिक्स आपको फिर एक बार डिफाइन कर देता हूँ। प्रीफिक्स क्या है, हिंदी में अगर हम बात करें प्रीफिक्स की तो प्रीफिक्स क्या है, उपसर्ग होता है। और इंग्लिश में अगर डिफाइन करने जाएँ तो क्या है, प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड्स, है ना। ऐसे लेटर्स का ग्रुप है प्रीफिक्स जो रूट वर्ड से पहले लगा दिया जाता है, और जब रूट वर्ड से पहले उसको लगाया जाता है तो वो क्या करता है, आपका उस रूट वर्ड का पूरा मीनिंग बदल देता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम, सफिक्स। तो बच्चों जब सफिक्स की बात करने जाएंगे, देखो भाई प्रीफिक्स मैंने बता दिया आपको उपसर्ग, तो सफिक्स क्या होगा, प्रत्यय, है ना। भाई प्रीफिक्स पहले जुड़ने वाला, सफिक्स बाद में जुड़ने वाला, बाद में ऐड होने वाला। तो अगर बात करने जाए तो सफिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड। सफिक्स एक ऐसा ग्रुप है लेटर्स का जो रूट वर्ड के बाद में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, रूट वर्ड के बाद में। प्रीफिक्स कब लगाया जाता है, रूट वर्ड से पहले। तो आगे बात करें एग्जाम्पल के टर्म में किस तरीके से समझाएंगे इसको, तो बच्चों एग्जाम्पल के टर्म में समझाया किस तरीके से कि देखो एक आपका वर्ड है फ्लेवर, क्या वर्ड है आपका, फ्लेवर, और फ्लेवर के साथ में बाद में लगा दिया लेस। ठीक है, तो भाई फ्लेवर आप लोग अक्सर देखते हैं, आइसक्रीम भी खानी तो आप क्या कहते हैं भाई, वनीला चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, बटर स्कॉच चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, कुछ अच्छा ऐड करा रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट उसने उस आपके टेस्ट में क्या कर दिया, लेस ऐड कर दिया। जब लेस ऐड किया तो वो क्या हुआ, फ्लेवरलेस। क्या हो गया, फ्लेवरलेस, मतलब विदाउट, विदाउट बिना फ्लेवर के, खराब। खाना था बटर स्कॉच और ये तो भाई स्कॉच भी नहीं बचा, बटर तो छोड़ो। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल समझाए हैं आपको मैंने सफिक्स के, जैसे कुछ सफिक्स क्या हो सकते हैं, एवल हो सकता है, एल हो सकता है, ई आर हो सकता है, ई एस टी फुल, आई बी एल, आई एल वाई। इन अगर सफिक्स को हम किसी वर्ड में यूज करें तो वो आपका एक नया मीनिंग बना देता है। जैसे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्ट, और कंफर्ट में क्या ऐड कर दिया मैंने, एवल, है ना। जब कंफर्ट में एवल यूज किया तो क्या हो गया, कंफर्टेबल, है ना। कंफर्ट में क्या था, आराम, कंफर्टेबल, आरामदायक, है ना। आगे और बात की जाए बिगर, तो बिगर में वर्ड क्या था, सबसे पहले ये आपका वर्ड था BIG, विग, यानी कि बड़ा। अब मैंने इसमें ER ऐड करा, तो जब ER ऐड किया आपका तो ये क्या बन गया, बिगर। बिगर मीन्स बड़ा, किससे बड़ा, एक से बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री में पहुंच गया। तो मीनिंग बदल रहा है आपका बच्चों, जैसे ही आपने सफिक्स ऐड कर दिया रूट वर्ड में तो उसने उसका मीनिंग चेंज कर दिया। तो हाउ वी कैन डिफाइन द सफिक्स, अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ ए वर्ड, है ना। यानी कि सफिक्स आपका क्या है, कुछ लेटर्स का ऐसा ग्रुप है जो आपके रूट वर्ड के बाद में ऐड होता है और उसका मीनिंग बदल देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मैंने पूरा सफिक्स का एक पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं।
है ना, फुल लगा के भी दिखाया है कि फुल यानी कि भरा हुआ, तो फुल में दिखाया मैंने आपको, ब्यूटी लिखा हुआ था, होता क्या है ब्यूटी। तो जब ब्यूटी में आपका आपने क्या यूज़ किया, फुल यूज किया, तो ये क्या बन गया आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटी मीन्स था सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदरता। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम अब आपके। तो बेटे आपका सबसे पहले आ जाता है एंटोनियम, अगला टॉपिक आपके सब्जेक्ट का। एंटोनियम क्या है, देखो बेटे एंटोनियम का मतलब ही क्या है, अपोजिट। क्या मीन्स है एंटोनियम का, अपोजिट। एंटोनियम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर। एंटोनियम एक ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, गुड का एंटोनियम बैड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ गुड, बैड, है ना, यानी कि अच्छे का जो अपोजिट है वो क्या है, या एंटोनियम क्या है, बैड है। ठीक है, अब एंटोनियम्स जो वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, है ना, वो वर्ब्स के भी एंटोनियम्स हो सकते हैं, नाउन्स के भी एंटोनियम्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव के भी, एडवर्ब के भी, प्रपोजिशन के भी। भाई ऐसा नहीं है कि आपका के जो एंटोनियम होगा वो किसका होगा, केवल वर्ब का होगा या एडजेक्टिव का होगा। उसने बता दिया भाई नाउन है तो नाउन का भी एंटोनियम हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो अगर आप नाउन की बात करें जाए, ठीक है, नाउन की बात करें या एडजेक्टिव की बात करें या प्रोनाउन की बात करें, तो देखो प्रोनाउन की तरफ चलते हैं तो ही है, तो ही का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सी, हुआ ना। ऐसे ही आपसे बात करें वो मेल, तो मेल का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, फीमेल। तो उसने बताया कि आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो एंटोनियम है वो किसी पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर पर्सन का होगा। एंटोनियम कैन बी ऑफ वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड इवन प्रपोजिशंस, इनके भी आपके क्या हो सकते हैं, एंटोनियम्स हो सकते हैं। जैसे अप, अप का क्या हो गया, डाउन। ओवर, ओवर का क्या हो गया, अंडर। ठीक है, कहते ना कि द वर्ड्स आर चिपरिंग ओवर द ट्री, एंड हम लिख क्या सकते हैं, द टाइगर इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि चिड़िया तो ऊपर चहचहा रही हैं पेड़ के और शेर पेड़ के नीचे बैठा है। तो ओवर का क्या हो गया, अंडर हो गया आपका एंटोनियम। तो एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स आर द सिंपली वर्ड्स विच आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। आगे चलते सिनोनियम्स की तरफ। सिनोनियम क्या है, ए सिनोनियम इज अ वर्ड, मॉर्फीम और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड। ठीक है, उसने कहा कि भाई सिनोनियम एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे वर्ड के बिल्कुल जैसा अर्थ निकालता हो, बिल्कुल उसके जैसा मीनिंग रखता हो। जैसे स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का सिनोनियम सैंपल। भाई अक्सर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं किसी, तो हम क्या कहते हैं कि हमें स्पेसिमेन मंगाना है। दूसरा, अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो उनसे कहेंगे हमें सैंपल चाहिए, भाई स्पेसिमेन दिखाओ कैसा है ना। अगर हमें कोई प्रोडक्ट, अगर हम अक्सर बसों में सफ़र करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बेचने वाला होता है, उसे बताए, उससे कहते हैं भाई सैंपल दिखाओ कैसा है। वहीं अगर इंस्ट्रूमेंट की या टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं उससे कहो कि स्पेसिमेन दिखाइए भाई कैसा है। तो स्पेसिमेन एंड सैंपल बोथ आर द सिनोनियम्स ऑफ ईच अदर, एंड गाइड एंड मॉडल आर द सिनोनियम्स ऑफ ईच अदर। गाइड यानी कि हमें गाइड करने वाला, मॉडल जिसे हम फॉलो करते हैं, भाई गाइड को भी फॉलो कर रहे हैं और मॉडल को भी फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बोथ वर्ड्स आर सिनोनियम्स ऑफ ईच अदर। सिनोनियम्स क्या हैं, सिनोनियम ऐसे वर्ड हैं जो एग्जैक्टली या नियरली, देखो बेटे दो वर्ड यूज किए यहाँ पे, एग्जैक्टली और नियरली सेम मीनिंग रखते हैं एक दूसरे का। आगे की तरफ चलते हैं, स्लाइड की तरफ नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटे सबसे आपका एक और टॉपिक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके इस टॉपिक से, है ना। हाउ विल यू डिफाइन होमोफोन्स, होमोफोन्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो होमोफोन क्या होता है, वन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड अलाइक बट डिफरेंट इन मीनिंग और डेरिवेशन और स्पेलिंग। उसने कहा कि ऐसे 2 वर्ड जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन जो है वो लगभग सेम होगा, बट ऑल these subject or all these word have different meanings like to and to। ठीक है,
भाई देखो टू का यूज करते हैं हम कब करते हैं, जैसे कहते हैं हम को, है ना, एंड टू का यूज किस लिए करते हैं, वी, भी के लिए, भी शब्द जो हमारा इस्तेमाल करता है। कहते हैं क्या, जैसे किसी से पूछे, कोई पर्सन कहे, जैसे मैंने कहा कि आई लाइक आइसक्रीम, तो मेरे साथ में बैठे बंदे ने कहा आई लाइक टू, यानी कि मुझे भी, यहां पर टू मीन्स दो, वन और टू, ठीक है। तो वर्ड जो है तीनों सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन इनका निकल रहा है, बट जो इनके मीनिंग है वो तीनों के अलग अलग हैं। तो वही उसने कहा कि जो होमोफोन्स है वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो लगभग एक जैसा होता है बट डिफरेंट इन मीनिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं होमोनियम्स की, किसकी बात करते हैं, होमोनियम्स की। तो उसने कहा कि होमोनियम्स क्या हैं, टू और मोर वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती है जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, क्या होती है, एक जैसी स्पेलिंग होती है, बट मीनिंग्स डिफरेंस होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, डेजर्ट एंड डेजर्ट। देखो बच्चों, इस डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है, रेगिस्तान, है ना, इंडिया में राजस्थान में देखने के लिए मिल जाता है, जैसे थार का, है ना, डेजर्ट। और इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है, स्वीट्स। कहते हैं ना अक्सर हम जब किसी बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ चले जाएं, अपने दोस्तों के साथ चले जाएं, भैया कुछ डेजर्ट में भी लेके आइएगा, है ना, डेजर्ट लाइक रसगुल्ला, है ना। तो स्वीट्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो क्या है, डेजर्ट्स हैं आपके। तो आपको ये होमोफोन्स और होमोनियम्स में अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि होमोनियम्स क्या है। होमोनियम्स आर दोज वर्ड्स which have different spellings but have same pronunciation but have different meaning, यानी कि स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। होमोनियम की बात करने जाएं, आपकी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग अलग अलग हैं। क्या है, मीनिंग अलग अलग हैं। तो वो क्या है, जब मीनिंग अलग अलग हो गए, होमोनियम्स। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, न्यू वर्ड फॉर्मेशन। आपका आज की स्लाइड का आखिरी टॉपिक है बच्चों। क्या है आखिरी टॉपिक आपका, तो आपका आखिरी टॉपिक है न्यू वर्ड फॉर्मेशन। नए वर्ड कैसे बने, आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है टॉपिक, नए वर्ड कैसे बना सकते हैं बच्चों। नए वर्ड तभी बन सकते हैं जब सबसे पहली बात कि आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो, आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो, आपका वर्ड पावर मजबूत हो, है ना। और आपकी वोकैब और वर्ड पावर कैसे मजबूत हो सकती है, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना आप रीड करेंगे, जितना आप एक दूसरे के साथ में डिस्कस करेंगे, देन यू कैन मेक स्ट्रॉन्ग योर वोकैब एंड वर्ड पावर बोथ। सो व्हाट आर द मेन 4 काइंड्स ऑफ word formation? First one is prefix, second one is suffix, third one is conversation, and fourth one is compound. Prefix, the words used before the root words. Suffix, the words used after the root words. आप पढ़ चुके हैं। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन की बात करते हैं बच्चों, तो ऐसे वर्ड जो बदल जाते हैं और बदल कर एक दूसरा वर्ड बना देते हैं। कैसे, जैसे आपका एक वर्ड है क्या, टू ईमेल। क्या वर्ड है आपका, टू, आपका वर्ड है टू ईमेल, और दूसरा वर्ड है टू माइक्रोवेव, है ना। ये कहां से निकल के आए हैं बच्चों, तो ईमेल करना, टू ईमेल, ईमेल करना, ये नाउन है इसकी, ईमेल से लिया गया है, और ईमेल से कन्वर्ट करके इसका कन्वर्जन करके बना दिया टू ईमेल। आगे बात कर रहे हैं किसकी, टू माइक्रोवेव। ये किससे आया, आपका एक वर्ड है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव से इसको कन्वर्ट करके, इसका कन्वर्जन करके, बदल के क्या बना दिया है इसको, टू माइक्रोवेव। आगे बात करते हैं कंपाउंड्स। तो बच्चों कंपाउंड्स की बात करने आते हैं, तो कंपाउंड मतलब यौगिक, मिले हुए वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड कैसे निकल के आते हैं आपके, सबसे पहली बात करते हैं तो कंपाउंड वर्ड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट ब्रेकिंग, तो किस चीज से मिलके बना, हार्ट और ब्रेकिंग, है ना, यानी कि दिल तोड़ने वाली घटना, हृदय विदारक घटना, है ना। ठीक है, तो कैसे बात हुई, हार्ट और ब्रेकिंग, दोनों वर्ड को ऐड कर दिया और हार्ट ब्रेकिंग एक कंपाउंड वर्ड बन गया। तो कैसे हुआ, नया वर्ड फॉर्मेशन हो गया, किसकी हेल्प से, ऐसे दो वर्ड जो आपके पास ऑलरेडी थे।
नेक्स्ट शुगर फ्री, आपके पास में पहला वर्ड था शुगर और दूसरा वर्ड था फ्री। अब जब दोनों को ऐड किया तो शुगर फ्री यानी कि मीठे के बिना, तो एक नया वर्ड और आपका बन गया। तो बेटा चार तरीके के आपके मेन, आपके चार तरीके के इसके प्रकार हैं, 4 काइंड्स हैं मेन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्वर्जन एंड कंपाउंड, जिनकी हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, न्यू वर्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, न्यू वर्ड फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक आपका बच्चों वर्ड पावर था। वर्ड पावर को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो वर्ड पावर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। वर्ड पावर का सिंपल सा मीनिंग है कि जितनी आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी उतना आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग हो सकती है। तो फिर से एक बार, मैं सावन कुमार शर्मा आपका हमारे चैनल सक्सेस क्लासेस बिजनौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद में मैं आपके लिए सेकेंड यूनिट बहुत जल्द लेके आऊँगा। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतनी अच्छी मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो डिलीवर होगी। तो एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस बिजनौर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।